खान साहब 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से ही आए थे। गोली चली है, यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। आप इसीलिए लोगों को लेके आए थे। जना एवेन्यू में आके पता चला कि आपके साथ लोग मुसल्ला हैं। कातलाना हमले हम पे हुए। आपका ख्याल है कि हमारे जज्बे में कोई कमी आएगी? आप तसल्ली रखें, कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ आपके लोग कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। एक वजीर साहब कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ आज वजीर आजम साहब अपने छठे दौरे के ऊपर रवाना हो गए। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात ये आज हम करेंगे कि क्या इस वक्त जो सियासी चैलेंज है वो किसको ज़्यादा बड़ा है? क्या पीटीआई को सियासी चैलेंज बड़ा है या हुकूमत जो इस वक्त है, जो बागडोर संभाले है मुल्क की, उसको बड़ा चैलेंज है? प्राइम मिनिस्टर उम्रा तो कर आए, लेकिन अब वो पहला एक बायलैटरल ऑफिशियल विजिट करने गए हैं टर्की का, और छोटी डेलीगेशन लेके गए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जो नाक़िदीन है वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये एक इनके मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा तो ये हाल है कि खाने को पैसा नहीं है, लेकिन पीपल आर पॉइंटिंग आउट कि आज आधे सफ़ों का हर अखबार में, मेजर अखबार में इश्तिहार दिया है प्राइम मिनिस्टर के टर्की के विज़िट का, तो उस पर तो कुछ करोड़ों लगे होंगे। ये हम पूछेंगे अपने दो मायनाज पैनलिस्ट हैं जो पाकिस्तान की सियासत को देखते रहे, मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ अदवार इन्होंने देखे हैं, और इनसे पूछेंगे कि इस वक्त ये किस तरीके से देखते हैं हुकूमत को और अपोजिशन को। और अपोजिशन के हवाले से बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई, हम कहेंगे अहम डेवलपमेंट है। जब 25 मार्च को बात हो रही थी कि इस आने दिया जाए या ना आने दिया जाए पीटीआई को, तो हुकूमत की उस वक्त क्या गुजारिश थी कोर्ट में, वो क्या पोजीशन ले रहे थे असला के हवाले से? सुनिएगा क्या कह रही थी गवर्नमेंट उसमें। लोगों को ये हिदायत दी है कि असला इकट्ठा किया और जगह जगह पर गोलियां चलाकर अमन खराब किया जाए। हमारी इंफॉर्मेशन है टीयर गन्स हैं और उनके पास असला भी है। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि असला इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये जो एहतजाज इसमें असला इस्तेमाल हो, गोलियां चलें, इसमें लोगों का खून बहे। अच्छा, तो ये जाहिर है पीटीआई इससे इनकार करती रही, और हम भी अपने शोज में पूछ रहे थे तो वो कहते थे जी ये तो कहेगी हुकूमत, आपके पास क्या प्रूफ है? तो हम कहते थे जी हुकूमत कहती है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, वो कहते थे जी कोई बात है ऐसी है, तो हुकूमत का प्रोपेगेंडा होता है। तो इमरान खान साहब ने, पीटीआई के चेयरमैन ने क्या कहा डॉक्टर मोहित पीरजादा को उनके इंटरव्यू में, सुनिएगा। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यह इंतशार होगा। तो इमरान खान साहब बड़ी क्लियरली ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हमारे लोगों के पास असला था। अच्छा, तो ये उस बात की नफ़ी करती है जो कि ये पहले कहा जा रहा था कि जी नहीं असला तो इनके पास नहीं है, ये पीसफुल मार्च है, और ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत की तरफ से और पुलिस की तरफ से प्रोवोकेशन होगी तो ये असला इस्तेमाल करेंगे, बट बहरहाल ये कंफर्म करें असला था। दिलचस्प बात यह है कि वेरी ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि इधर तो वैसे हर घर में असला होता ही है। ये जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब की ऑब्जर्वेशन थी जब 25 मार्च को इस केस पर हो रही थी हियरिंग, तो वो फरमा रहे थे कि असला तो आज कल हर घर में होता है, सुबह से क्या असले वाली कहानी सुनाई जा रही है। वो ज़रा एजिटेट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये क्या आप सुना रहे हैं। और एक और दिलचस्प जो ऑब्जर्वेशन थी नाज़रीन, जो आप मुतअद्दिद मरतबा सुन चुके हैं, वो ये था कि जब ये कहा गया था कि ऑनरेबल जजेस को कि जी ये आपने तो कहा था H8 से आगे आना नहीं, तो ये तो आगे तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फरमाया था कि हो सकता है कि उनकी कन्वे ना हुई हो बात वर्कर्स को, जो एक डिसीजन थी, जो कोर्ट की डिसीजन थी, कुछ समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो बहरहाल ये पस मंज़र है जिसमें अब ये बात सामने आई है कि इमरान खान साहब ने ये कहा, और उसके बाद आज हमने देखा कि
इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कैबिनेट के अप्रूवल से एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि अब इस मामले पर इन्वेस्टिगेट करेगी। और मालूम नहीं क्या ये करेंगे इस कमेटी से, अपने हम एनालिस्ट से पूछते हैं कि हाउ डू दे सी द सिचुएशन। और हमारे साथ इस वक्त सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, चीफ एडिटर हैं और बहुत कुछ हैं, डायरेक्टर हैं मीडिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, डिजिटल डायरेक्टर हैं। तो आप खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, इतने टाइटल्स हैं कि जी पढ़े नहीं जाते, बट नाज़रीन हमारे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। और जाहिद हुसैन साहब नो लेस कितनी 3-4 दहाई से ये पॉलिटिक्स को बड़ी करीब से देख रहे हैं, ही अंडरस्टैंड्स द डायनामिक्स वगैरह। हमें कुछ ही देर में पीटीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेंगे। तो वेरी क्विकली जाहिद, आज जो डेवलपमेंट हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? जो कल इमरान खान साहब ने कहा, फिर आज हुकूमत ने कहा जी हम इस पे अब कमेटी बनाएंगे, क्या इसमें से निकलेगा? देखिए, ये मुझे तो पता नहीं इसमें से कमेटी में क्या निकलेगा, लेकिन ये तो बहुत वाज़ेह बात है कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, उसमें ये तशद्दुद का जो है अगर होती है तो कोई नागुज़ीर सी चीज़ नज़र आती है। मैं ख्याल इमरान खान साहब जब ये कॉल दे रहे थे तो उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि इस किस्म के जो है आप लाखों लोगों को जो ये कह रहे थे कि लेके आएंगे और यहाँ पे पुरअमन मुजाहरा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी तकरीरों में ज़्यादा शिद्दत आती जा रही थी। तो ये तो एक बात साफ जाहिर थी कि मुल्क एक तशद्दुद की तरफ जा रहा था। और इस किस्म के हालात में जब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती है, जब लोगों के जो है जज्बात उभरे हुए होते हैं, तो कुछ भी हादसा हो सकता था। अब इमरान खान साहब जो है, इन्होंने मैं ख्याल कल परसों तो नहीं देखा था कि लोगों अपने कुछ पिस्टल विस्टल लेके चल रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा खुद भी पिस्टल विस्टल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनको अच्छी तरह अंदाजा था कि जो है जब आप केपी से लेके आएंगे लोगों को और जब इतना इश्ताल दिलाएंगे तो उसमें ये चीज़ें तो होनी लाजमी है। चलें वो ठीक है, आपने आखिरी वक्त में उसको कैंसिल कर लिया, लेकिन अभी भी इनके जो लहजे में तलखी है, लहजे में जो एक लिहाज से जो इंतशार फैलाने का वो बन के आती है, तो अब तक बरकरार है। अब मसला ये आता है कि इमरान खान साहब खुद भी एक चैलेंज में फंस गए, तो अब करें क्या? मतलब बात यह है कि उन्होंने अपने आप को एक बंद गली में लेके गए, जहाँ से जो है उन्होंने अपने रास्ते खुद सारे बंद कर दिए। अपने रास्ते इस तरह बंद किए हैं कि जो आपने पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से भी आपने इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन उसमें भी कोई वाज़ेह पॉलिसी आपकी नज़र नहीं आती है। और आप फिर धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियाँ सिर्फ हुकूमत को नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हर इदारे को धमकी दे रहे हैं कि जो है वो कर लें वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मसला ये है कि इस किस्म की सियासत जो है मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाती है। अब ये हुकूमत का जो रिएक्शन है वो भी मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल उनको भी इस तरह से अगर लेके जाएंगे कि इंतकामी कोई कार्रवाई करते हैं तो उससे हालात बेहतर होने के बजाय ख़राब होंगे। और तो मैं जो आपने सवाल कर रही थी कि कौन किसको बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ कि मुल्क को बहुत बड़ा चैलेंज है, मुल्क को बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसे रास्ते पे निकल गए जहां उन्होंने अपने लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। सलीम बुखारी साहब की भी राय इस पे सुनते हैं, फिर वील कम टू यू। बुखारी साहब, किसको बड़ा चैलेंज है, हुकूमत को या पीटीआई को इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका नसीम। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मुझे शर्म आ रही थी, जो कुछ आप मेरे बारे में कहती हैं मैं पता नहीं डिजर्व करता हूं कि नहीं, मैं तो अपने टाइटल्स पढ़ती हूं, मुस्कुरा नहीं रहा था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, आपके सवाल की तरफ आता हूं जल्दी से। देखिए, गुजारिश ये है, जो बयानात आपने खुद सुनवाए, उसमें इमरान खान साहब का बयान है, उसमें अपने केपीके के वजीर आला का बयान नहीं सुनवाया, लेकिन आपको पता है उसने क्या कहा। ये दोनों किस जुमरे में आते हैं, मेरा ख्याल इसके बारे में किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए कि जब एक इकाई जो है वो उसका चीफ मिनिस्टर ये कहे कि मैं अगली दफा इस्लामाबाद पूरी फोर्स के साथ आऊंगा, तो ये किस नौयत की धमकी है और ये किस जुमरे में आती है, मेरा नहीं ख्याल किसी को इबहाम होना चाहिए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब खुद ये कहें कि हाँ उनके लोगों के पास भी असला था, तो फिर राना सनाउल्लाह का वो सारा प्रेमिसेस जो था कि हम इन मुसल्लह जत्थों को रोकेंगे, वो जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि ये कन्फेशन किसी छोटे पार्टी लीडर का नहीं है बल्कि पार्टी के सरबराह का है। अब कमेटी बन गई है, देखते हैं कमेटी क्या करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इन बयानात का नोटिस सीरियसली लिया गया तो फिर किस नौयत के मुकदमात बनेंगे उसके बारे में भी आपको और मुझे कोई शुबा नहीं होना चाहिए। जाहिद भाई साथ हैं, वो भी बहुत सीनियर आदमी है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आई होप ही ऑल्सो अंडरस्टैंड। दूसरी बात यह है कि चैलेंज
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इमरान खान साहब को दरपेश है, और ये चैलेंज उन्हें किसी और ने नहीं किया है, ये चैलेंज उन्होंने खुद अपने आप को दिया है। पहला चैलेंज जो उन्होंने दिया था उसका किस तरह से भुरकस निकला है वो हम सबके सामने है। पंजाब जो उनकी बहुत बड़ी बेस थी, यहाँ पर अगर आप देखें जो लोग प्रोविंशियल असेंबली थी उसमें कितनी स्ट्रेंथ थी उनकी, लेकिन 25 मई वाले दिन जो दिन था टेस्ट का, उस दिन कितने लोग निकले यहाँ से, सिवाय आप यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को छोड़ दीजिए, बाकी 2 लीडर जिन्होंने रिक्वेस्ट करके गिरफ्तारी दी, जिसमें रशीद साहब शामिल हैं, 2 वुज़रा हैं वो सूबाई। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो पंजाब में हाल हुआ, इसके बाद उन्होंने बजाय इससे कि इसके बाद वो रीअसेस करते अपनी पार्टी पोजीशन को पंजाब में, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, इसके बारे में आपको पता है, लोग कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा उन्होंने न सिर्फ ये कि इसके बारे में गौर गौस मुनासिब, बल्कि अपनी बेस बदल दी। वो मुल्तान के जलसे के बाद जाके पहले KPK में बैठ गए, वहीं से वो जुलूस लेके आए इस्लामाबाद, और अब भी उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस मार्च का, उसके बाद फिर जाके वहीं बैठ गए हैं, हत्ता कि उन्होंने अपनी रेजिडेंस भी छोड़ दी है। अब जब वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इस धमकी के साथ आ रहे हैं कि हम इस दफा आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त भी करते दिखाई देते हैं कि मेरे लिए राह हमवार कीजिए। मेरे ख्याल से वो समझते हैं कि उनको ऐसे माहौल में इस्लामाबाद आना चाहिए कि वो जब आए तो दोनों तरफ लोग फूल लेके खड़े हों। ऐसा कहीं होता नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी रिव्यू करना है अपना वो पहला फैसला, जिसको वायलेट करके अल्टीमेटली ये लोग अपने रेड जोन तक पहुंचे। और रेड जोन से आगे नसीम क्या है आपको भी पता है, जाहिद भाई को भी पता है, उसके बाद सारी डिप्लोमेटिक इनक्लेव है जहां अमेरिकन एम्बेसी है। तो ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि वो करना क्या चाहते थे। आप मुझे ये बताइए कि ये कभी हुआ है कि आप इस किस्म की धमकियां दे के तमतराक के साथ एक सूबाई इकाई से चले और आपका ख्याल ये है कि कैपिटल जो है वो आपका मुंतजिर हो और आप आके वहां जो कुछ करें? ये ना होता है कभी, ना होना चाहिए। अजीब बात यह है नसीम, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, इन्होंने 4 साल में सीखा कुछ नहीं है। आप देखिए प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ईवान सदर उनकी डेंटल क्लिनिक है। उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर है, उसको ऐसे समझते जैसे उनकी जाती रिहायशगाह है। इन्होंने सीखा क्या है? मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है। और ये बात सिर्फ इन 2 के बारे में नहीं, इमरान खान साहब ने खुद भी कुछ नहीं सीखा। उनका भी टोन और टेनर जो है इज नॉट दैट ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। ही हैज लेड दिस कंट्री फॉर 4 years। कुछ ना कुछ मैनरिज्म, कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल, कुछ ना कुछ कानून का पास, ये उनको होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, अभी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं सीखा और पंजाब में इतना कुछ हो गया, आपके कहने के मुताबिक लोग नहीं निकले, तो आखिर उन्होंने तब्दील तो की है जाहिद, वहां की पंजाब की लीडरशिप शफकत महमूद साहब को हटा के वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ले आए। तो आई थिंक देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि पंजाब में जो भी जाहिर है काफी रुकावटें रखी थी, डाली थी गवर्नमेंट ने वहां, और के लोग निकले ना, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो निकल सकते थे। बट वट एवर द केस में भी, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए तो तब्दीली पंजाब में लेके आए हैं। एक तो ये, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कह रहे हैं सलीम बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट का वो कह रहे हैं उनको अपना रिव्यू करना होगा, जो उनकी जैसे जो उनकी जजमेंट थी, जो ऑर्डर था जिसको वायलेट किया गया है, तो उस पर उन्होंने तो कंटेम्प्ट नहीं, उन्होंने कहा नहीं कंटेम्प्ट नहीं है, दोनों साइड्स को कहा गलती की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ये फरमा चुके हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, कि जी ये शायद उनके लोगों को पता ना चला हो, उनको शायद खबर ना मिली हो। तो जाहिर है यू डू गेट अ सेंस। ये बिल्कुल नसीम, ये बिल्कुल इस तरह से, मैं माफी चाहता हूं आपकी बात काट रहा हूं, जैसे कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हवाले से कोई कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट को अभी ये पता नहीं है कि इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है। ये मतलब है, इसके ऊपर तो बहुत तरह का रिएक्शन जो है वो हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर भी और बड़े सेंसिबल क्वार्टर के ऊपर भी, कि एक मैसेज तो कम्युनिकेट हो गया था। कौन कहता है मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ था? आपको याद है वो नाटक से चले ही थे उस मैसेज, उस फैसले के बाद। तो ये तो कोई नहीं जी, आप सही कह रहे हैं कि कम्युनिकेट हुआ था,
लेकिन हम तो बात करें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन जो है उसके हवाले से, तो जाहिद आप क्या समझते हैं कि ये अब बात आगे किस तरफ बढ़ रही है? क्योंकि देखें, इमरान खान साहब की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रीट सपोर्ट है और उसको तो कोई अब डिनाई कर ही नहीं सकता। मुतअद्दिद बार ये इस्टेब्लिश हो गया है और ये बात ठीक है अगर आप कानून के हवाले से देखें, आईनी जो एक पहलू देखें सिचुएशन का, तो इमरान खान साहब पर बहुत सी बातें, बहुत से सवाल उठ सकते हैं, बहुत तनकीद हो सकती है। जैसे अभी बुखारी साहब ये भी जो कह रहे थे, प्रेसिडेंट साहब ने जो पहले उनका एक रवैया था अब था, आप ये भी कह सकते हैं कि देव लॉस्ट पंजाब फॉर द टाइम बीइंग, वो भी उस पर भी आएंगे। तो ये सब देखते हुए और इमरान खान साहब की स्ट्रीट पार को देखते हुए, डू यू रियली थिंक कि इमरान खान बहुत मुश्किल में है इस वक्त? देखिए, इमरान खान साहब की हैसियत एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह है कि जो है वो हर चीज को तबाह करने पे तुला हुआ है, एक जिद पे पकड़े हुए हैं। ठीक है, उनकी जो है पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है और ये बात हकीकत है कि जो उन्होंने नैरेटिव दिया है जो नेशनलिज्म का, वो एक हद तक लोगों में गया है। लेकिन मसला ये आता है कि ये तो कोई भी ऐसी तरह के पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं दुनिया में, वो इसी किस्म की चीजों को लोगों को मुतहरिक जरूर कर देते हैं। लेकिन इसका मकसद ये होता है कि जो है क्या वो जो है जो भी उनकी सपोर्ट बेस है, क्या उनको एक वाज़ेह सिमत में ले जाने की कोशिश करते हैं? नहीं, उसके बाद वो देख के वो समझते हैं कि वो इस वक्त और वो सबसे ताकतवर हैं और हर इदारे को उनका हुक्म मानना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की क्या देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक तो अभी तो गालियां दे रहे थे वो, अभी हाल तक चारों जजेस को जो जिन्होंने जो है इनके डिसोल्यूशन ऑर्डर को जो कैंसिल किया था, तो उसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया था। अब जो है दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन जिस लहजे में वो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, वो एक धमकियाना अंदाज है इनका। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, तमाम इदारों को जिस तरह से वो करते हैं कि जो है जैसे उनको एक जोम हो गया है कि लोग मेरे साथ हैं और इसलिए मुझे हक है कि जो है जो मैं ही सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं। ये इनका एक रवैया बन के आता है जो कि किसी भी मैच्योर सियासतदान नहीं कर सकता है। अब देखें, मतलब बात यह है कि जो इनका टेनर है अभी तक देखें तो वो क्या है, आप हर रोज बयान उठा के देखें, उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि क्या कह रहे हैं। जब वो मजमा देखते हैं तो हाथ से उनका उधर जाते हैं। तो इसका मतलब एक खतरनाक चीज इसलिए बन के आती है कि आपके साथ एक मजमा, तो आप उनको इश्ताल भी दिला देते हैं, लेकिन उनको रास्ता ये कुछ सिर्फ नजर नहीं दे पाते हैं कि वो किस तरह से एक जमहूरी निज़ाम में काम कर सकें। उनका ख्याल ये है कि कोई निज़ाम चल ही नहीं चल सकता है जहां पे उनकी हुक्मरानी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक सूरत हाल है और ये जो है ये मतलब ये कि उनकी जब नजदीक में होता है कि मैं सच्चा हूँ, सारे गलत हैं, सारे इदारों को फिर ये तस्लीम करना चाहिए कि या तो मेरे साथ हैं या गलती के साथ हैं। तो मतलब ये है कि ये तो मैंने पहली दफा किसी सुना है सियासत में कि वो ये कहा है कि जो मेरे साथ नहीं है वो गलत है और सारे लोग गलत हैं, इसलिए मेरा जो साथ नहीं देता है तो वो भी गलत है। और देखें, यही चीज अब नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। अब देखें, मिलिट्री की एक बात है, सारी जो है इनकी 3.5-4 साल जो हुकूमत रही है वो मिलिट्री के सहारे रही है। एक हाइब्रिड स्टेट वैसी नहीं थी। ये तो अपने तौर पे इस कोalition को कभी भी बरकरार नहीं रख सकते थे। अब उनको शिकायत जो है वो ये नहीं है कि जो है कि वो फौज का एक जो किरदार होना चाहिए, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, या न्यूट्रल होना चाहिए, या एपॉलिटिकल, मैं न्यूट्रल की बात नहीं कहता, एपॉलिटिकल होना चाहिए। सारे लोग यही डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, या जो है वो जो आप वो उनका था कि जो मैं जितने काम आप 3.5 साल तक करते रहे कि अपने कोalition पार्टनर्स को भी साथ रखते रहे, सारे फोन कॉल्स पे हर चीज चलती रही थी। अब उनको लग रहा है कि बच्चे की तरह रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि उन्होंने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। मसला ये आता है कि अब फिर उनके जो इनके सारे सोशल मीडिया में लोग हैं उन्होंने गालियों का अंबार कर लिया है। मैं तो देख के हंसी आती है मुझे बात दफा, जो लोग आज बढ़ चढ़ के उन इदारों की गालियां दे रहे हैं। एक वक्त में सबसे बड़े उनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। मतलब ये है कि ये आप मुल्क को किस तरफ के लेके जा रहे हैं। जी, आपका पॉइंट आ गया जाहिद साहब, बड़ी आपने तफसील में बयान किया अपना पॉइंट। नाज़रीन, हमें आलिया हमजा साहबा ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो आलिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद उसकी तरफ जाएंगे
उनकी भी पोजीशन लेंगे। और आप सुन रहे थे जाहिद हुसैन साहब क्या कह रहे थे, वो कहते हैं कि बच्चों की तरह है और मैच्योर नहीं है। और सवाल तो यही है कि जो भी सूरत हाल है इस वक्त, ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पब्लिक सपोर्ट नज़र आती है ऑन द स्ट्रीट्स, ये जो चीज़ है। और फिर दूसरी बात ये कि वो सुप्रीम कोर्ट को अच्छा कहना बुरा कहना, और हमने देखा सियासतदान तो कहते रहे इस मुल्क में जब जजमेंट फेवर में आती है तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि मैं जी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मुझे आइन के मुताबिक मुझे जो राइट है टू प्रोटेस्ट वो उसको इंश्योर कराए, गारंटी करवाए। वो कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब आए हमारे दौर में, हमने उनको आने दिया इस्लामाबाद, और सबको पता है वो क्या चाहते थे। जब बिलावल भुट्टो साहब आए वो भी इस्लामाबाद दाखिल हुए लॉन्ग मार्च के साथ। तो आई मीन दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। वो कहते हैं जी ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अब हालांकि एक और बड़ी बात जो असले वाली निकल आई, इमरान खान साहब ने खुद एक्सेप्ट किए। ये तमाम बातें हम ब्रेक के बाद इसी पर डिस्कशन करेंगे और ये भी सवाल उठाएंगे। हमारे साथ PTI के अब MNA भी होंगी कि पंजाब, क्या PTI हैज़ लॉस्ट पंजाब या PMLN के कंट्रोल में भी नहीं है पंजाब, क्योंकि मेजॉरिटी तो किसी के पास नहीं है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें PTI की लीडर आलिया हमजा साहबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे एनालिस्ट की बात अभी आप सुन रही थी, तो ये लगता है कि एनालिस्ट का ख्याल है कि बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब को, और वो इस वक्त बंद गली में हैं और सूरत हाल बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि तमाम इदारे उनके हक में चलें तो बात बनेगी उनके लिए। थैंक यू नसीम मैम। नसीम मैम, मैं जाहिद साहब को अभी सुन रही थी और मैं सिर्फ इतना इस बात पर कहना चाहूंगी मोस्ट रिस्पेक्टफुली कि ना PTI किसी बंद गली के अंदर खड़ी है और ना हमें किसी किस्म की परेशानी है। ये तहरीक थी और इस तहरीक के अंदर जिस तरह से हमने इस हजूम को एक कौम बनते देखा है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। वहां पर एहतजाज करने वालों में 2 साल के छोटा बच्चा भी था और 80 साल का माजूर बूढ़ा भी था। दो माँ की छोटी बच्ची भी अपनी माँ की गोद में थी और वहां पर 70 साल एक बूढ़ी खातून भी थी जो हमारे प्रोटेस्ट में व्हील चेयर पर शामिल थी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये वो एक ऐसी चीज थी जहां पर ना कीमे वाले नान, ना बिरयानी, ना 2000 के पैसे दिए गए थे, बल्कि अवाम अपनी मर्जी और मंशा के साथ उसमें शामिल हुई थी। मैंने वहां बहुत से जवानों को और बहुत से लड़कों को, अपनी पुलिस को और रेंजर्स को ये कहते सुना है कि हम सिर्फ इमरान खान की खातिर तुम्हारा ये सारा जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जहां तक ये कहना कि हमने क्यों एक कदम पीछे हटाया, वो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जिसने रात को खान साहब का इंटरव्यू अपनी टीवी पर देखा होगा उसने सिर्फ एक तारीखी जुमला जरूर खान साहब का सुना होगा, और वो ये था, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज माई ओन कंट्री। और यही एक जुमला उस दिन सुबह उस एक शख्स ने इम्प्लीमेंट किया। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे जब हम आमने सामने थे रेंजर्स और आर्मी के, 1 इंच का फासला रह गया था उस फसाद, उस इंतशार, उस फितनाबाजी के अंदर। इस मुसल्लत करदा हुकूमत ने अवाम को और इदारों को आमने सामने कर दिया था। अगर ये एहसास जिम्मेदारी ना होती और अगर हम फितना फसाद फैलाना चाहते तो सिर्फ 1 इंच की कसर रह गई थी और वहां पर खून खराबा हो सकता था। और उसी खून खराबे को नहायत जिम्मेदारी के साथ हम खुद खान साहब से नाराज थे, खान साहब के वोटर खान साहब से नाराज थे, लेकिन ये उन्होंने इन कम ज़रफ़ों के लिए जो आज यहाँ पर जिस तरह से मरियम नवाज एक मासूम औरतों, बच्चों, बूढ़ों के ऊपर एक्सपायर्ड शेल गिराने वाले राना सनाउल्लाह को हीरो बनाकर पेश करी थी। मैं खुद वहां पर थी, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उस एक्सपायर्ड शेल से हम सब औरतें जो वहां मौजूद थी वो बेहोश हुई। और आज जब राना सनाउल्लाह से मेरे लिए
पर्टिकुलरली नाम लेकर ये सवाल पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी तो अपनी एमएनए आपके एक्सपायर्ड शेल से वहां पर बेहोश हुआ। तो उनका जवाब ये था कि अगर 15,000 लोग वहां पर थे और एक और 15,000 करेला खान साहब के साथ वहां पर आ जाता तो मुझसे हालात नहीं संभलने थे। यानी एक तरफ वजीर दाखिला ये एक्सेप्ट कर रहा है एहसास अपना, वो ये जिसे कि कन्फेशन ऑफ द क्राइम है कि मैंने एक आम मॉब के ऊपर, एक आम अवाम के ऊपर, निहत्ती पाकिस्तानी अवाम के ऊपर टेररिस्ट वाले शेल्स इस्तेमाल किए और जिसका शिकार होकर वहां पर अफरा तफरी फैली। तो मुझे एक बात बता दें, अफरा तफरी का जिम्मेदार कौन है? हम बार बार इस इल्जामबाजी को यहीं पर रहने दें। हम ना इदारों के साथ टकराव चाहते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो फौज हो। हम सिर्फ एक एहसास जिम्मेदारी उनको बार बार याद दिलाना चाहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे क्यों खुली, तो हम सिर्फ उनको ये याद कराना चाहते हैं कि अभी तौहीन नहीं हुई थी, लेकिन 25 मई की रात को वहां पर और 26 मई की सुबह वहां पर तौहीन अदालत भी हुई थी। अवाम को मारा पीटा भी गया था, अवाम पे लाठीचार्ज भी हुआ था, पैलेट गन फायर भी हुए थे, टीयर गैस की शेलिंग भी हुई थी। और उससे पहले जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, मैं तो सिर्फ इतना याद कराऊंगी, तहरीक वो भी थी जो 2007 के अंदर 7 साल के बाद इनका लीडर सऊदी अरब से वापस आ रहा था। तो 17 लोग खड़े थे एयरपोर्ट पे उसका इस्तकबाल करने और बाकी जो लीडर थे वो 0 पॉइंट के ऊपर। जी आलिया, आपने 2 अहम सवाल किए, मैं अपने पैनलिस्ट के पास जानना चाहती हूँ, तजिया निगारों के पास। एक तो आपने जो सलीम बुखारी साहब बार बार सवाल उठ रहा है कि अफरा तफरी किसने फैलाई, और ये अभी इन्होंने बड़ी स्पेसिफिक बात कर ली, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जी अगर 15,000 के साथ 15,000 और आ जाते तो इस कौन संभालता, जो खलबली तो बहुत छोटा लफ्ज है, जो वहाँ केओस हो जाता रेड जोन से रिलेटेड। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो पूरी आलिया साहबा ने लंबी बात कही कि जी ये ज्यादतियाँ हुई और आज कन्फेशन भी कर ली इन अ सेंस, इनके कहने के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने। तो व्हाट वुड यू से टू दैट सलीम बुखारी साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब राज नहीं रही हैं, बिल्कुल उनके ऊपर से इसलिए पर्दा उठ गया कि पूरी दुनिया ने वो सारा दिन जो है वो फुटेज टीवी फुटेज जो है वो देखी, कौन कैसे चला, कौन कैसे आया, कहाँ क्या हुआ, कहाँ गोली चली, पुलिस का कांस्टेबल मर गया, कहाँ पुल से गिर के 2 वर्कर मर गए, शहीद हो गए। ये सारा मंजरनामा जो है ना, ये हवा में नहीं है, ये वीडियो की फुटेज के ऊपर अभी मौजूद है, बयानात भी मौजूद हैं, क्या कहा गया था, किसने क्या कहा था। अगर देखें, अगर कोई शख्स अगर डिनायल मोड में हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप सारा जिम्मा हुकूमत पर डालें और ये कहें कि ये सारी अफरा तफरी शुरू भी उन्होंने की थी, ख़त्म भी उन्होंने की, इंतहा को भी उन्होंने पहुंचाई, तो मेरे ख्याल से ये फेयर नहीं है। जिस तरीके से सारा मंजरनामा उस वक्त का है, जो इल्ज़ाम पीटीआई ने लगाया कि एक शख्स राना सनाउल्लाह ने पूरा मुल्क बंद किया हुआ था, ये 5:15 बजे शाम तक बिल्कुल दुरुस्त थी बात। यकीनी तौर पे किसी को कहीं से नहीं निकलने दिया उन्होंने। ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद है कि मूवमेंट जो है वो शुरू हुई अटक के पुल से और फिर वो अल्टीमेटली इस्लामाबाद पहुंचे। इसमें कुछ ढका छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अगर अब ये भी किसी को याद नहीं है तो इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। उन्होंने कहा था आप I-9 के पास आके पीसफुल एहतजाज करके वापस चले जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? जब ऐसा नहीं हुआ, जब रेड लाइन क्रॉस होगी तो आगे से फूल की पत्तियां तो नहीं निछावर हो सकती। मेरा नहीं ख्याल कि वीक से वीक हुकूमत भी वो करेगी। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि एक, जैसा मैंने पहले कहा कि एक डिनायल मोड का एक प्रोसेस है। आपका वजीर आजम जो है वो कहता है मैंने अपोजिशन से बात ही नहीं करनी क्योंकि वो तो चोर हैं और डाकू हैं। मुझे जरा ये बता दीजिए नसीम ज़ाहिरा साहबा, कौन सी पार्टी है जो ऐसे लोगों से पाक है? आपका नहीं ख्याल कि पीटीआई में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस हैं, जो जमानतों पर हैं? तो मतलब कहने का ये कि अगर आप ये समझें कि आपका तो सब ठीक है और खराबी सिर्फ दूसरों में है, तो आप कभी किसी हल की तरफ नहीं जाएंगे। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट कमेंट्री दैट आई हैड टू डू। दूसरी बात यह है कि आप एक तरफ तो अपनी पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो पीडीएम है उसकी हुकूमत है उससे लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ साथ साथ आप किसको मीर जाफर और मीर सादक कहते हैं,
हमें तो समझ में नहीं आई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफा ये कह के क्वालिफाई जरूर किया कि वो जो था वो सिराजुद्दौला के काशिफा सलार था। अब आप मुझे बताएं इस किस्म की सूरत हाल में कैसे आप आंखें बंद करके ये समझ सकते हैं कि वो इमरान खान साहब तो अपने शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे ये। अब देखें जो बात या तो कही जाए तो जिम्मेदारी से कही जाए और उसकी ओनरशिप ली जाए, तो मैं इससे ज्यादा आगे जी मेरा ख्याल है आपने बहुत सी बातें, जी बुखारी साहब आपने बहुत सी बातें इसमें कर दो। और नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इतना कहते चलें कि जो बातें हैं दोनों तरफ की बातें हैं और पीटीआई की अपनी पोजीशंस हैं, और हमारा ख्याल है कि ये जो 25 का मामला है उस पर यानी कि कोई आप ऐसी पोजीशन कभी नहीं आने लगी जहां के सब लोग एक ही बात करेंगे। कोर्ट बैठा, कोर्ट की क्या डिसीजन थी, डिसीजन पे क्या एक्शन हुआ, किसने क्या एक्शन लिया, किसने क्या एक्शन नहीं लिया, वो सबके सामने है। बात यह कि आगे हम क्या देखते हैं। आगे पीटीआई की तरफ से कहा गया था कि 6 दिन के बाद, इमरान खान साहब ने कहा था, फिर उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नंबर। और जाहिद हुसैन जब कहते हैं बंद गली, तो डज इट मीन के वो कह रहे हैं अभी तक कोई पीटीआई कुछ कह नहीं रही, तो व्हाट इज देयर प्लान, कोई प्लान है या नहीं। दूसरी जो अहम बात है वो पंजाब के हवाले से है कि पंजाब में अब क्या करने जा रहे हैं। और तीसरी जो बात अहम है वो ये है कि नेशनल असेंबली से क्या पीटीआई बाहर निकल जाएगी, यानी कि इस्तीफों की प्रोसेसिंग हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएंगे। क्योंकि ये खबरें ये आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब, इनके बड़े मेन जो इत्तेहादी हैं, वो ये सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई को रिकंसिडर करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए पार्लियामेंट में। वापस ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सवाल करते हैं सीधा हम आलिया हमजा साहबा से। आलिया हमजा साहबा, कोई रिकंसिडर हो रहा है कि नेशनल असेंबली में जो आप लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, क्योंकि अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी हमारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं और बस स्पीकर के सामने दिए तो वो फाइनल हो गया, अब हम नहीं जाएंगे वापस जो मौजूदा स्पीकर है उनके पास। और आपको मालूम है कि तरीक़ाकार तो यही है, बड़ी देर से इस्टेब्लिश्ड है कि इंडिविजुअली जाते हैं स्पीकर के पास और फिर वो स्पीकर उनसे पूछते हैं कि आपने विलिंगली दिया या नहीं। तो क्या पोजीशन है पार्टी की इसमें? अच्छा मैम नसीम, मैं सिर्फ 1 लाइन में सलीम बुखारी साहब की बात का जवाब देकर सिर्फ आपकी बात पर आ जाती हूँ। सलीम बुखारी साहब के साथ बसद एहतराम, हम तो शायद डी चौक के अंदर चलें जी, वहां पर रेड जोन था। लिबर्टी में क्या किया? नुमाइश चौरंगी के अंदर हमारे क्यों 2 बंदे मार दिए? पहली दफा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बता दूं कि पहला एहतजाज ऐसा था जहां मुजाहिरीन की बजाय पुलिस और रियासत ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर मरियम नवाज की गाड़ी का ना एक शीशे पर एक लकीर पड़ी थी, आपको याद है कितना तूफान आया था? पूरी गाड़ियां तोड़ दी गई, पत्थर मारे गए, डंडे मारे गए बगैर किसी वजह के। और यकीन माने जो मैंने इस्लामाबाद में देखा है उस रात को, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ते ना, वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें होती। और दूसरा, पीपल्स पार्टी तो अपने आप को बहुत जमहूरियत पसंद जमात कहती थी, वो कैसे इतनी फाशिस्ट हो गई कि नुमाइश चौरंगी के ऊपर 2 हमारे लोगों को सीधी गोलियां मार दी, एक हमारे कारकुन को आपने ब्रिज से नीचे फेंक दिया। देखें, नहीं जुल्म हुआ है। और हम जी आलिया साहब, यू मेड योर पॉइंट। आई थिंक अगर आप जरा सवाल पे आ जाए क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। पर आ जाती हूँ लास्ट बात करके। देखिए 34,000 शेल्स फेंके गए, यहाँ ये कहते हैं 200 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ, तो इन्होंने 4,000 रेड किए, चादर और चार दीवारी। ये मैं नहीं कह रही, ये राना सनाउल्लाह खुद एक्सेप्ट करे। 1800 कारकुन को पकड़ के ले गए। अब ये 34,000 शेल्स क्या फिगर कहाँ से आया आलिया साहब? राना सनाउल्लाह का फिगर है, मैं आपको इसका ये न्यूज़पेपर में उनकी स्टेटमेंट छपी है, मैं वो आपको अच्छा ये उन्होंने कहा है। हाँ बस ठीक है, उन्होंने कहा 1700 to 1800 में अभी आपको ब्रेक में व्हाट्सएप कर देती हूँ। अब आज जो आपका पॉइंट है जो आपने कहा, देखिए हम वहां पर खड़े होकर हमने रिजाइन दिए,
हमारा ड्यू प्रोसेस ये था कि हम रिजाइन देकर नेशनल असेंबली से आ गए, हमारे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए, तो हम अपना ड्यू प्रोसेस कंप्लीट करके आए। उसके बाद पीएमएलएन के अयाज सादिक वहां पर खड़े होते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर और इनको कहते हैं पीपल्स पार्टी के जो स्पीकर साहब हैं कि आप अपनी रूलिंग देकर इनको वापस मंगा लें। ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्टिंग स्पीकर उन रिजाइन को एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी भेज रहे हैं। ये तो बार बार एक वही चीज है कि आप बार बार उसी बात के ऊपर आप चाह रहे हैं। रिजाइन हो चुके हैं, हमारी पार्टी का कोई बंदा उस दिन से नेशनल असेंबली में नहीं बैठा। तो परवेज इलाही साहब का जो एडवाइस है वो बात दुरुस्त है या उसमें कोई नहीं वजन के एडवाइस दी है ये? जी किस चीज से? जो आप परवेज इलाही साहब की बात करिए, देखिए जी वो हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपने एक मौक़िफ़ पेश किया है। अब ये हमारे चेयरमैन का फैसला है और चेयरमैन का फैसला यही है कि हम नहीं जाएंगे इनफरादी तौर पर। हमने ड्यू प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, अब उन्होंने एक्सेप्ट करने है, इलेक्शन कमीशन को भेजकर डी नोटिफाई करना है, वो फौरन करने। ठीक, अच्छा ठीक, जी आई गॉट योर पॉइंट, आपने क्लियरली बता दी। जी जाहिद, वेरी क्विकली पंजाब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन की भी मेजॉरिटी और इत्तेहादियों की भी नहीं है और पीटीआई की भी नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर तो कह सकते हैं, हाँ गवर्नर पीएमएलएन का है, लेकिन आई विल गो टू बुखारी साहब विद द सेम क्वेश्चन। आप वेरी क्विकली मुझे बताएं कि इन प्रिंसिपल गवर्नर साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहना चाहिए लें? ठीक है, पंजाब की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त जो है। फिर जब 20 जो पीटीआई के मेंबर हैं वो डिसीट हो चुके हैं और उनके इलेक्शन होने हैं, तो उसके बाद जो है वो अब इसके बाद जो है वो मेरे ख्याल ये कहना कि जो है बहुत अच्छी हालत है, वो तो खैर अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। नया गवर्नर तो आज ही कल रात को ही जो है जी, वो और काबीना भी 8 मेंबर्स की। ठीक, मुझे एक और खाली मैं एक सवाल ये जो है इससे घबराए हुए क्यों है कि जो एक कानून है, एक रूल है कि हर मेंबर जो कि इस्तीफा देता है उसको जरूरी होता है कि वो इलेक्शन कमीशन में भी हाथ पेश हो और उसको कंफर्म करे कि इसने दिया है, उसको क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो एक बात 2014 की याद आती है कि जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ठीक है उसको कबूल नहीं करें। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी ने मेरे खुद कहा था ये फैसला बहुत गलत है, हमने वैसे तो दे दिया इस्तीफा लेकिन हम वैसे इस्तीफा कबूल नहीं होंगे। तो अब वही सूरत हाल अभी भी पेश कर रहे हैं। आपको लगता है ये? बुखारी साहब इन वन सेंटेंस, प्रोड्यूसर मुझे कह रही हैं कि बंद करें, आप बताइए पंजाब आप कैसे देख रहे हैं प्लीज? मुझे आप ये बताइए कि अगर ये स्टेटेड पोजीशन जो आलिया हमजा साहिबा ने अभी बताई है कि ये तो वापस ही नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता वापस लेने का, तो ये कोर कमेटी के अंदर फिर इसकी बाज़गश्त क्यों सुनी गई है? वहां लोगों ने जो कहा है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना चाहिए, ये किसी ने एज्यूम नहीं किया है, ये कोर कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ है ये। जी अच्छा, बस आलिया साहब ने तो बता दी जो उनकी पोजीशन है, बट ये बात ठीक है अंदर डिस्कशन है। पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर को नहीं लेना कहना चाहिए ले? बुखारी साहब देखिए, पंजाब में सूरत हाल जो है वो लहजा बलहजा बदलती जा रही है। पहले गवर्नर का इशू था, पहले हमजा के ओथ के इशूज थे, ये सेटल होते जा रहे हैं। अब इसके कॉन्फिडेंस वाला मसला जो है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक, वो जब कोई इनिशिएट करेगा वो उनको लेना है, वो उनको लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं क्या होगा। ये सूरत हाल इतनी वॉलेटाइल है कि आप इसके ऊपर कोई परफेक्ट कुछ हस्मी बात नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने के लिए। इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।